नमस्कार साथियों, मैं BS ठाकुर आपका शिवा मेमोरियल में स्वागत करता हूं। आज हम MP GK में MP हिस्ट्री का पार्ट नंबर 9 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम MP के पार्ट नंबर 9 की बात करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम इन सभी ऐपों पर मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। दोस्तों, शिवा मेमोरियल एक न्यू प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको कुछ फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जैसे यहाँ पर बेस्ट एजुकेटर मिल जाते हैं, PDF और सीरीज की सुविधा मिलती है। PDF की सुविधा आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, तो आप जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। और सीरीज से मतलब क्या है, जैसे ही मैं कोई कोर्स कंप्लीट करवाता हूँ, जैसे मैं अभी MP का कोर्स कंप्लीट कराऊंगा, तो उसके जो MCQ रहते हैं, प्रश्न रहते हैं, उसका एक सीरीज चलाऊंगा। तो आपको रोज़ रात 8 बजे मेरी लाइव क्लास में आना है, जहाँ पर ये सीरीज चलाई जाएगी। दोस्तों, जो मेरी MP स्टोरी की क्लास रहती है वो रोज़ रात 8 बजे रहती है। तो आपको क्या करना है, रात में 8 बजे मेरी लाइव क्लास में जुड़ना है। वहीं पे आप पढ़ेंगे, वहीं पर बहुत कुछ सीखेंगे। धन्यवाद दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम मध्य प्रदेश में विद्रोह पढ़ने वाले हैं। जो बुंदेलखंड में विद्रोह हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। ये दोस्तों हमारा बुंदेलखंड है। कहाँ है बुंदेलखंड? ये जो आप दोस्तों एरिया देख रहे हो, ये बुंदेलखंड वाला एरिया कौन सा है? बुंदेलखंड वाला एरिया कौन सा? बुंदेलखंड। यहीं पर बहुत सारे विद्रोह हुए, तो उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जो 1842 का बुंदेला विद्रोह हुआ था, ये क्यों हुआ था? जो बर्ट कमीशन था, बर्ट कमीशन ने एक रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में उसने क्या कहा कि एक टैक्स निर्धारित कर दिया, कर निर्धारित कर दिया, जिससे क्या हो गया, वो टैक्स जमींदार थे उन्होंने देने से मना कर दिया। जब जो टैक्स था, टैक्स जबरन वसूला गया। क्या किया गया? जब टैक्स को जबरन वसूला गया, तो जो वीर मधुकर साहब बुंदेला थे, इन्होंने क्या किया, विद्रोह शुरू कर दिया। और जो इस विद्रोह की प्रथम चिंगारी थी, ये ललितपुर जिले के नाराहार गांव से हुई, जहां पर जमींदार के साथ साथ आम जनता ने भी इसका विरोध किया। और क्या होने लगा था, सभी भूस्वामियों से भूमि छीनी जाने लगी, अनेक राजाओं की रियासतें छीनी जा रही थीं, जिससे बुंदेला वीरों का खून खौल उठा था और विद्रोह कर दिया। 8 अप्रैल 1842 को क्या होता है दोस्तों, मधुकर साहब बुंदेला और उनके भाइयों ने अंग्रेजों के खिलाफ आक्रमण कर दिया। और विद्रोह आसपास, जो बुंदेलखंड था, विद्रोह आसपास के गांव तक भड़क चुका था। ठीक है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, 30 अप्रैल 1842 को जो ओमनी रहता है, ओमनी ने अपनी दमनकारी नीति के तहत मधुकर साहब बुंदेला और उनके भाइयों को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दे दिया। इसी बीच क्या होता है, रामजोहरा में क्रांतिकारी एकत्रित होते हैं, जिसमें ठाकुर इंद्रजीत सिंह और राव विजय सिंह समेत 200 क्रांतिकारी इकट्ठे हुए। इसी के साथ जो सायगढ़ है, सायगढ़ कहाँ पे? सागर में है। तो सायगढ़ के जो राजा हैं वक़्त वली शाह तथा वानपुर के जो राजा थे मर्दन सिंह, ये भी क्रांतिकारियों के साथ मिल गए। और जो जैतपुर के आपदस्थ राजा थे पारीछत, ये भी अंग्रेजों ये भी किसके साथ मिल गए? क्रांतिकारियों के साथ मिल गए। किसके? क्रांतिकारियों के साथ मिल गए। और जो ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध बुंदेलाओं के विद्रोह के समय हीरापुर के जो लोधी राजा थे, हृदय साय, ये भी अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों के नीतियों के विरुद्ध विद्रोह किया। इन्होंने भी अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस तरह क्या हुआ था, यह आंदोलन नरसिंहपुर, जबलपुर, दमोह, सागर तथा नर्मदा पार बहुत बड़े भूभाग पर फैल चुका था। और दिसंबर 1842 में क्या हुआ, क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रहीं। फरवरी 1843 में मधुकर साहब बुंदेला अस्वस्थ हो गए, जिस कारण वह अपना इलाज करने के लिए कहाँ आए? नाराहार गांव, जहाँ से यह आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यह बात अंग्रेज अधिकारी कैप्टन हैमिल्टन को पता चल गई और उन्होंने क्या किया, मधुकर साहब बुंदेला को गिरफ्तार कर लिया और आगे चलकर फांसी दे दी। यह खबर जब हृदय साय को पता चली, कहाँ के हृदय साय राजा थे? हृदय साय कहाँ के राजा थे? जल्दी बताइए दोस्तों। जो हृदय साय थे वो कहाँ के राजा थे? हीरापुर के लोधी राजा थे। जब यह उनको बात पता चली तो ये जैतपुर से सागर आ गए
और बीच में ही क्या हुआ, अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और इस विद्रोह और यह विद्रोह क्या हो गया, असफल हो गया। इस तरह से यह विद्रोह असफल हो गया। जो बुंदेलखंड में विद्रोह होता है बहुत छोटा सा पॉइंट है, इसको एक बार हम फिर समझ लेते हैं दोस्तों, इसको हम छोटे से पॉइंट में समझ लेते हैं। क्या होता है दोस्तों, 1842 की बात है, कब की, 1842 की बात है, जब व्हाइट कमीशन ने क्या किया, व्हाइट कमीशन ने अपना एक प्रतिवेदन दिया कि इसमें क्या कहा गया, टैक्स वृद्धि की जाती, टैक्स में क्या कर दी, वृद्धि कर दी। तो जब टैक्स वृद्धि कर दी तो जो इन्होंने क्या किया, जो जमींदार रहते हैं, जमींदारों से क्या किया, जमींदार से ज़बरदस्ती टैक्स वसूला और जमींदार ने उन्हें क्या कर दिया, मना कर दिया। और फिर उन्होंने ज़बरदस्ती कर वसूला तो जो वीर मधुकर साहब बुंदेल थे, कौन, मधुकर, जो मधुकर साहब बुंदेला थे, इन्होंने क्या कर दिया, अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह, अंग्रेज़ों के खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। किसने किया, वीर मधुकर साहब बुंदेले ने। और जो इस विद्रोह की नींव डली थी, ये कहाँ से डली थी, नाराहार गांव। कहाँ से, नाराहार गांव। ये कहाँ पर है, ललितपुर में। कहाँ पर है, ललितपुर में। बुंदेला वंश की नींव, माने जो इस विद्रोह की नींव डाली वो नाराहार गांव से डली, जहाँ पर क्या हुआ था कि जमींदार के साथ साथ आम जनता भी इस विद्रोह में कूद चुकी थी। क्या हो रहा था दोस्तों, जो भूस्वामी थे, कौन थे, भूस्वामी थे, भूस्वामी से क्या किया जाने लगा, भूमि छीनी जाने लगी। क्या होने लगा, भूमि छीने जाने लगी। और जो रियासत के राजा थे उनसे रियासतें छीने जाने लगी। क्या होने लगा, रियासतें छीनी जा रही थी। जो रियासतें छीनी जाने लगी तो क्या होगा, 8 अप्रैल, ठीक है, 8 अप्रैल और 1842 को क्या हुआ, 1842 को मधुकर व उनके भाइयों ने क्या किया, विद्रोह कर दिया। और जो 30 अप्रैल था, 30 अप्रैल को क्या हुआ, 30 अप्रैल 1842 को जो ओमनी था, ओमनी ने अपने क्या किया, ओमनी ने अपनी दमनकारी नीति के तहत मधुकर साहब उनके भाइयों को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दे दिया। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, रमझरा एक स्थान है दोस्तों। रमझरा में क्या होता है, रमझरा में 200 से अधिक क्रांतिकारियों की बैठक क्या होती है, 200 क्रांतिकारियों की बैठक होती है, जिसमें प्रमुख रूप से कौन शामिल था, ठाकुर इंजदीत सिंह और राव विजय सिंह, ये प्रमुख क्रांतिकारी थे दोस्तों। अब जो सायगढ़ के राजा थे, सायगढ़ के राजा कौन थे, बखत बली, कौन थे, बखत बली शाह थे। और बानपुर के राजा कौन थे, बानपुर के राजा मर्दन से थे ना, मर्दन से। और हीरापुर के राजा कौन थे, हृदय साय। और जो जैतपुर के राजा कौन थे, जैतपुर के आधापदस्थ राजा थे, जैतपुर के कौन थे, आपादस्थ राजा, पारीछत। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया। किन्होंने साथ दिया, इन्होंने साथ दिया। किसने, सायगढ़ के राजा बखत बली, बानपुर के राजा मर्दन सिंह, हीरापुर के राजा हृदय साय और जैतपुर के आपादस्थ राजा पारीछत ने क्या किया, क्रांतिकारियों को साथ दिया था। और यह आंदोलन कब तक चलता रहा, यह आंदोलन दिसंबर 1842 तक चलता रहा। लेकिन क्या होता है दोस्तों, फरवरी 1843 में क्या होता है, जो मधुकर साहब थे ये क्या हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो ये कहाँ जाते हैं इलाज करने के लिए, नाराहार गांव जाते हैं। लेकिन इसकी जानकारी किसको पता चल जाती है, जो अंग्रेज अधिकारी रहते हैं, हैमिल्टन को इसकी जानकारी मिल जाती है। और वो क्या कर लेते हैं, इनको गिरफ्तार कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं। और बाद में चलकर इनको क्या मिल जाती है, फांसी दे दी जाती है। और इसकी जब यह बात किसको पता चलती है, हीरापुर के लोधी राजा हृदय साय को। किसको पता चलती है, हृदय साय को। तो ये कहाँ जा रहे थे, जैतपुर से सागर जा रहे थे। कहाँ से, जैतपुर से सागर। लेकिन बीच रास्ते में क्या होता, अंग्रेज इन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं और बाद में चलकर इनको क्या देते, फांसी दे देते हैं। और इस तरह ये बुंदेलखंड में विद्रोह समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, बुंदेलखंड में इस तरह विद्रोह समाप्त हो जाता है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों बघेलखंड राज्य की। चलिए दोस्तों, हम बघेलखंड राज्य की बात करते हैं। बघेलखंड राज्य कहाँ पर है, तो पहले हम बघेलखंड राज्य देख लेते हैं कहाँ पर है, एमपी के मैप में। दोस्तों यहाँ पर क्या करते थे, ये बघेलखंड राज्य, यहाँ पे ये बघेलखंड था, ठीक है, क्या था, बघेलखंड था। यहीं पे बघेलखंड राज्य शासन करता था, ठीक है। ये थोड़े आप पढ़ सकते हो दोस्तों इन पॉइंटों को, ये कुछ खास नहीं है।
हाँ, बट ये कुछ खास पॉइंट है। जैसे बघेलखंड में क्या है, सम्राट अशोक द्वारा निर्मित भरहुत का स्तूप है, जो कहाँ पर है, सतना में। कहाँ पर है, सतना में। जो भरहुत का स्तूप है ये बघेलखंड राज्य में अशोक द्वारा निर्मित है और ये सतना जिले में। कहाँ पर है, सतना जिले में। 4वीं-5वीं शताब्दी में क्या होता है, इस क्षेत्र पर मगध के गुप्त सम्राटों का शासन रहता है। ये जो बघेलखंड वाला एरिया है 4वीं-5वीं शताब्दी में गुप्त सम्राटों के अधीन रहता है। इसके बाद बघेलखंड पर कलचुरी, चेदी, है वंश के राजाओं ने शासन किया। उसके बाद क्या होता है, 13वीं शताब्दी में बघेलखंड राज्य पर बघेल राजपूतों का आधिपत्य हो जाता है। 13वीं शताब्दी में क्या होता है, बघेलखंड राज्य पर बघेलखंड बघेल जो राजपूत होते हैं इनका आधिपत्य हो जाता है, इनका शासन हो जाता है, ये अधिकार कर लेते हैं। 13वीं शताब्दी में क्या करते हैं, ये बघेलखंड वाले क्षेत्र पर अधिकार कर लेते हैं। ये 2-3 पॉइंट हैं। जैसे अशोक ने क्या करवाया, भरहुत का, ये कहाँ पर है, सतना में। 4वीं-5वीं शताब्दी में गुप्त सम्राटों के अधीन था। उसके बाद कलचुरी, चेदा, है वंश के राजाओं ने शासन किया। लेकिन 13वीं शताब्दी में इस पर बघेल राजपूतों का शासन हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, जो बघेल राजपूत है, बघेल राजपूत क्या है, गुजरात के सोलंकी जाति की क्षत्रियों की एक शाखा है। जो बघेल राजपूत है इन्होंने 13वीं शताब्दी में बघेलखंड वाले एरिया पर शासन शुरू किया था। और ये जो बघेल राजपूत हैं ये गुजरात के सोलंकी वंश की या जाति के क्षत्रियों की एक शाखा है। जो गुजरात के सोलंकी राजा थे कर्णदेव, कौन थे, जो गुजरात के सोलंकी राजा थे कर्णदेव, इनके भाई सारंगदेव के नाती बागराव या व्याघ्रदेव ने इस वंश की नींव डाली थी। जो बघेलखंड राज्य में किसने नींव डाली, बघेलखंड राज्य की नींव व्याघ्रदेव ने डाली थी। बघेलखंड राज्य की नींव किसने डाली, व्याघ्रदेव ने डाली। व्याघ्रदेव ने क्या किया, कुछ नहीं किया, व्याघ्रदेव ने नींव डाल दी और मठफा को क्या बनाया, राजधानी बनाया। मठफा को क्या बनाया, राजधानी बनाया। जो व्याघ्रदेव था, कौन था, व्याघ्रदेव था, इसने मठफा में, ठीक है, मठफा को राजधानी बनाकर बघेलखंड राज्य की नींव डाल दी। इसके बाद क्या होता है, व्याघ्रदेव की मृत्यु हो जाती है। फिर क्या बनता है, कर्णदेव शासक बनता है। कौन बैठता है, कर्णदेव। कर्णदेव ने अपनी 2 राजधानी बनाई। कर्णदेव ने 2 राजधानी बनाई। कौन कौन सी राजधानी बनाई, तो वो मैं आपको बताता हूँ। कर्णदेव ने उत्तरी राजधानी क्या बनाई, जो नॉर्थ राजधानी थी वो उसने क्या बनाई, गहोरा बनाई। कौन सी, गहोरा। और जो साउथ राजधानी थी वो उसने बांधवगढ़ बनाई। कौन सी, बांधवगढ़ बनाई। जो कर्णदेव शासक हुआ, कर्णदेव ने क्या किया, उत्तरी राजधानी गहोरा और दक्षिणी राजधानी बांधवगढ़, जो नॉर्थ राजधानी थी, जो नॉर्थ कैपिटल थी वो गहोरा और जो साउथ कैपिटल थी वो बांधवगढ़ बनाई। इस वंश में कुछ शासक हुए जैसे सोहागदेव। सोहागदेव ने अपने नाम पर क्या किया, सोहागपुर बसाया। जो सारंगदेव हुए तो इन्होंने सारंगपुर बसाया। बिलासदेव ने क्या किया, बिलासपुर बसाया। तो आपको क्या रहा, पुर बस लगा देना है आपको, ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं। सोहागदेव, सारंगदेव, बिलासदेव, इनमें पुर लगा दो तो बिलासपुर हो जाता है, सारंगपुर हो जाता है। बिलासपुर कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। सोहागपुर कहाँ पर है, शहडोल में। और सारंगपुर कहाँ पर है, ये भी बताइए दोस्तों, कमेंट में बता देना सारंगपुर कहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, दलकेश्वर देव का नाम मिलता है। कालिंजर पर इन्होंने आधिपत्य जमाया। इससे पहले वहाँ चंदेलों का शासक था। दलकेश्वर देव इन्होंने क्या किया, कालिंजर पर अधिकार कर लिया। लेकिन इससे पहले कालिंजर पर किसका शासन था, चंदेल वंश का शासन था। इसके बाद बल्लार देव एकमात्र शासक हुए जिन्होंने क्या किया, महाराजा धिराज की उपाधि ली। जिन्होंने क्या किया, महाराजा धिराज की उपाधि ली। क्या किया, महाराजा धिराज की उपाधि ली। और जो बल्लार देव के पुत्र थे सिंहदेव, इन्होंने त्रिवेणी में जल समाधि ले ली। क्या किया, जल समाधि ले ली। जो बल्लार देव का पुत्र हुआ त्रिवेणी या सिंहदेव, सॉरी दोस्तों, जो बल्लार देव का पुत्र हुआ सिंहदेव, इसने क्या किया, त्रिवेणी में जल समाधि ले ली। इसके बाद दोस्तों ये बीरम देव आए, उसके बाद नरहरि देव आए, ये कुछ खास पॉइंट नहीं है। उसके बाद वेदचंद आते हैं, वीरसेन देव आते हैं, वीर भानु आते हैं, फिर आते हैं रामचंद्र देव। ये रामचंद्र देव बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों। इन्हें दानी, कला प्रेमी, कूटनीतिक, वीर पुरुष माना जाता है। ये अकबर के समकालीन थे। अकबर का समकालीन कैसे, अकबर 1556 से 1605 तक शासन किया अकबर ने।
तो ये अकबर के समकालीन थे। जो रामचंद्र देव थे ये अकबर के समकालीन थे दोस्तों। क्या थे? अकबर के समकालीन थे। जो संगीत सम्राट तानसेन थे, कौन थे? जो संगीत सम्राट तानसेन थे वो रामचंद्र देव के दरबार में रहते थे। जो संगीत सम्राट तानसेन थे वो रामचंद्र देव के दरबार में रहते थे। और अकबर ने क्या किया? 1562 में तानसेन की ख्याति सुनकर, अकबर ने क्या किया? 1562 में तानसेन की ख्याति सुनकर जलाल खां खिलजी को राजा रामचंद्र देव के दरबार में भेजकर तानसेन को अपने दरबार में बुला लिया। 1562 में क्या किया अकबर ने? तानसेन को अपने दरबार में बुला लिया और जलाल खां खिलजी के नेतृत्व में। 1569 में क्या होता है? कालिंज दुर्ग को प्राप्त करने के लिए अकबर ने अपनी सेना कहाँ भेजी? बांधवगढ़ भेजी और इनके मध्य संधि हो गई। किनके मध्य? अकबर और रामचंद्र देव के बीच में संधि हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि 1569 में क्या करते हैं अकबर? कालिंज दुर्ग को प्राप्त करने के लिए इनके पास सेना भेजते हैं। और फरवरी 1584 में क्या होता है? रामचंद्र देव और अकबर की भेंट फतेहपुर सीकरी में होती है। अकबर और रामचंद्र देव की भेंट कब हुई? 1584 में फतेहपुर सीकरी में। अब आपको क्वेश्चन कैसे आएगा कि फतेहपुर सीकरी में रामचंद्र देव की भेंट किससे नहीं हुई थी? किससे नहीं हुई थी? तो ऐसा पूछेगा आपसे, या किससे हुई थी? तो आपको क्या लगाना है? अकबर लगाना है। ठीक है। अब किससे नहीं हुई थी भाई, कुछ भी पूछ सकता है। तो 1592 में रामचंद्र देव की मृत्यु हो जाती है। तो रामचंद्र देव अकबर के प्रति क्या था? बहुत अच्छा व्यक्ति था। तो अकबर ने क्या किया? उसके पुत्र माने रामचंद्र देव के पुत्र वीरभद्र देव को राजा की पदवी देकर बांधवगढ़ का शासक बनाया। वीरभद्र ने क्या लिखा? संस्कृत में चूड़ामणि नामक ग्रंथ लिखा। जो वीरभद्र देव था इसने संस्कृत में चूड़ामणि नामक ग्रंथ लिखा। इसके बाद दोस्तों विक्रमादित्य शासक बनता है। इसके समय इसके राज्य के अंदर अंदर क्या हो गया? अशांति फैल गई। इसके समय क्या हुआ? बघेलखंड राज्य के अंदर अशांति फैल गई थी। आगे चलकर जो अकबर का पुत्र था जहांगीर यमराज, यह किससे प्रसन्न हो जाता है? विक्रमादित्य से प्रसन्न हो जाता है और क्या करता है? कुछ परगने दे देता है। इसके बाद अनूप सिंह का शासनकाल मिलता है। अनूप सिंह का शासनकाल उतना खास नहीं है दोस्तों। उसके बाद भाव सिंह, ये औरंगजेब के समकालीन थे, इतना ध्यान रखना। अनिरुद्ध सिंह का नाम मिलता है। फिर उसके बाद जय सिंह का नाम मिलता है और सबसे महत्वपूर्ण शासक मिलता है रघुराज सिंह। ये क्या करता है? 1857 की क्रांति में बघेलखंड का नेतृत्व करता है। 1857 की क्रांति में किसका नेतृत्व करता है? बघेलखंड का नेतृत्व करता है। कौन करता है? रघुराज सिंह 1857 की क्रांति में बघेलखंड का नेतृत्व करता है। उसके बाद दोस्तों महाराजा गुलाब सिंह, उसके बाद महाराजा मार्तंड सिंह। इनके समय में क्या हुआ था? रीवा को भारतीय संघ में मिला लिया था। कब? 1947 में मिला लिया था। और 4 अगस्त 1948 को वाईवी गाडगिल की अध्यक्षता में रीवा में आकर बघेलखंड व बुंदेलखंड की 35 रियासतों को मिलाकर क्या कर दिया? बघेलखंडी राज्य की स्थापना कर दी। और जो रीवा के राजा थे महाराजा मार्तंड सिंह, इनको क्या कर दिया? विंध्य प्रदेश का राज प्रमुख बना दिया। जो रीवा के राजा थे महाराजा मार्तंड सिंह, इनको क्या बना दिया गया? विंध्य प्रदेश का राज प्रमुख बना दिया। अब इसको हम शॉर्ट पॉइंट में समझते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हम समझते हैं। जो बघेलखंड है, बघेलखंड की नींव किसने डाली थी? व्याघ्रदेव ने डाली थी। किसने? व्याघ्रदेव। व्याघ्रदेव ने इसकी नींव कहाँ डाली? मठफी। मठफी को क्या बनाया इसने? राजधानी बनाया। जो मठफी थी इसने व्याघ्रदेव ने राजधानी बनाया। व्याघ्रदेव की मृत्यु हो जाती है। व्याघ्रदेव की मृत्यु के पश्चात कर्णदेव बनता है। कर्णदेव क्या करता है? कर्णदेव भैया एक साउथ राजधानी बनाता है, एक नॉर्थ। जो साउथ राजधानी थी वो बांधवगढ़ थी और जो नॉर्थ राजधानी थी वो क्या थी? गहुरा थी। कौन सी? गहुरा थी। साउथ राजधानी कौन थी? बांधवगढ़ थी और जो नॉर्थ कैपिटल थी वो गहुरा थी। इसके बाद कुछ शासकों के नाम मिलते हैं। सुहागदेव को मिलता है, सुहागदेव ने सुहागपुर बसाया। सारंगदेव ने सारंगपुर बसाया। बिलासदेव ने बिलासपुर बसाया। और इसमें एक महत्वपूर्ण शासक बल्लारदेव। कौन था? बल्लारदेव। बल्लारदेव ने क्या किया? एकमात्र शासक था जिसने एक उपाधि ली। काहे की उपाधि ली? महाराजा धीराज की उपाधि ली। जो महाराजा धीराज की उपाधि होती थी वो किसने ली? बल्लारदेव ने ली थी। इसके बाद बीरमदेव का नाम मिलता है, नरहरि देव का नाम मिलता है, वेदचंद का नाम मिलता है, वीर सिंह देव का नाम मिलता है, वीर भानु का नाम मिलता है। लेकिन महत्वपूर्ण शासक कौन हुआ? रामचंद्र देव।
तो रामचंद्र देव के बारे में जानते हैं। रामचंद्र देव, रामचंद्र देव कौन था? रामचंद्र देव के दरबार में कौन रहता था? तानसेन रहते थे। तानसेन कौन थे? संगीत सम्राट थे। इनकी ख्याति सुनकर क्या किया था? इनकी ख्याति सुनकर अकबर ने 1562 में क्या किया? अकबर ने 1562 में जलाल खां खोरची, किसको? जलाल खां खोरची के नेतृत्व में इनको अपने दरबार में बुलवा लिया था। 1569 में क्या होता है? 1569 में कालिंजर दुर्ग प्राप्त करने की। कालिंजर पर किसका अधिकार था? कालिंजर पर भैया बघेलखंड रियासत का अधिकार था। तो कालिंजर पर अधिकार के लिए अकबर ने क्या किया? बांधागढ़ सेना भेजी और इन दोनों के बीच में क्या हो जाती है? संधि हो जाती है। क्या होती है? संधि हो जाती है। फिर 1584 में क्या होता है? अकबर और रामचंद्र देव के बीच, किसके? रामचंद्र देव के बीच क्या होता है? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में क्या होती है? इनकी मुलाकात होती है। कहाँ होती है? फतेहपुर सीकरी में इनकी मुलाकात होती है दोस्तों। इतना सब आपको ध्यान रखना है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों? 1592 में क्या होता है? रामचंद्र देव की मृत्यु। किसकी मृत्यु? रामचंद्र देव की मृत्यु हो जाती है। 1592 रामचंद्र देव का पुत्र कौन था? वीरभद्र देव। कौन था? वीरभद्र देव। इसको पदवी किसने दी? इसको पदवी बांधागढ़ पर किसने बैठाया? अकबर ने बैठाया। तो क्या होता है? वीरभद्र देव ने चूड़ामणि नामक ग्रंथ लिखा। इसके बाद विक्रमादित्य का नाम मिलता है। विक्रमादित्य के समय अशांति फैल गई थी। कहाँ? साम्राज्य में फैल गई थी। ठीक है, अशांति राज्य में फैल गई थी। उसके बाद दोस्तों क्या मिलता है? 1857 की क्रांति के समय कौन था? रघुराज सिंह। ठीक है, मैन पॉइंट बता रहा हूँ दोस्तों। रघुराज सिंह का नाम मिलता है। ये 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे। उसके बाद 1857 के बाद क्या होता है? 1947 के समय कौन थे? मार्तंड सिंह, महाराजा मार्तंड सिंह। इनके समय क्या हुआ था? रीवा को भारत संघ में मिला लिया। किस में मिला लिया? भारत संघ में मिला लिया। और जो 4 अगस्त की बात कर रहे हैं, 4 अगस्त 1948 को क्या होता है? वाई.वी. गाडगिल। ठीक है, जो वाई.वी. गाडगिल थे, कौन थे? वाई.वी. गाडगिल के नेतृत्व में क्या होता है? बघेलखंड और बुंदेलखंड की 35 रियासतों को मिलाकर विंध्य क्षेत्र का गठन किया जाता है। कौन सा क्षेत्र है? विंध्य क्षेत्र का गठन किया जाता है। और जो महाराजा मार्तंड सिंह रहते हैं, इनको क्या बना दिया जाता है? विंध्य क्षेत्र का राज प्रमुख इनको बना दिया जाता है। जो महाराजा मार्तंड सिंह रहते हैं, इन्हें विंध्य क्षेत्र का क्या बना दिया जाता है? राज प्रमुख बना दिया जाता है। ये सब बातें आपको बघेलखंड रियासत से ध्यान रखनी है। इसके बाद दोस्तों मराठा काल की बात करेंगे। मराठा काल, अब हम दोस्तों मध्य प्रदेश में मराठा काल की बात करते हैं। तो जो बाजीराव प्रथम थे, जो मराठा काल के थे, जो मराठा शासन के थे, बाजीराव प्रथम, पेशवा बाजीराव, इनसे पहले मालवा पर क्या हुआ था? नीमा सिंधिया और उदाजी पवार ने आक्रमण किया था, परंतु वे सफल नहीं हो सके थे। लेकिन उदाजी पवार ने क्या किया था? कुछ समय तक मांडू पर अधिकार कर लिया था। अब जो मुगल सम्राट फ़र्रुखसियर थे, ये कहाँ पर शासन कर रहे थे? दिल्ली सल्तनत पर शासन कर रहे थे। इनके खिलाफ क्या हुआ? जो हुसैन अली थे, कौन थे? सैयद बंधु का भाई था। कौन था? जो हुसैन अली, ये सैयद बंधु का भाई था। इसने क्या किया? मुगल सम्राट फ़र्रुखसियर के खिलाफ अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए मराठा से क्या मांगी? मदद मांगी। और मराठा से मदद के बदले एक संधि कर ली। इस संधि में क्या कहा गया? गोंडवाना और खानदेश, जिस पर मराठा का शासन था, वो क्षेत्र साहू को सौंप दिया जाए। ये बात इस संधि में कही गई। उसके बाद क्या होता है? बाजीराव पेशवा प्रथम 1722 में मालवा पर प्रथम बार आक्रमण करते हैं। अब ये मराठा का प्रथम आक्रमण होता है एमपी में, और ये मालवा पर आक्रमण होता है, जो पेशवा बाजीराव प्रथम करते हैं 1722 में करते हैं। इसके बाद क्या होता है दोस्तों? बाजीराव प्रथम ने उदाजी पवार, मल्हार राव होलकर तथा राणोजी सिंधिया के साथ 1724 में नर्मदा नदी के पार आक्रमण किया। 1732 में क्या होता है? पेशवा बाजीराव ने मालवा को होलकर, सिंधिया और पवार के बीच बांट दिया। जो मालवा था उसे होलकर, सिंधिया और पवार के बीच बांट दिया था। कब बांटा था? 1732 में पेशवा बाजीराव ने बांटा। जो पिलाजी यादव थे, इन्होंने क्या किया था? पेशवा की सहायता की थी। जो पेशवा बाजीराव प्रथम थे, इनकी सहायता की थी। इससे प्रभावित होकर छत्रपति ने क्या किया?
इन्हें 1734 में शिवपुरी और नरवर की रियासत दे दिया, क्षेत्र दे दिया। 1737-38 का जो भोपाल का युद्ध है, यहाँ निजाम को पराजित कर दुरई सराय की संधि करनी पड़ी, जिसमें नर्मदा और चंबल नदी के सभी क्षेत्रों पर किसका अधिकार हो गया था? मराठों का अधिकार हो गया था। 1737-38 में क्या हुआ? भोपाल का युद्ध हुआ, जिसमें क्या हुआ? जो वहाँ के निजाम थे उनको पराजित कर दिया किसने? मराठों ने। और जो वहाँ के निजाम थे उन्हें दुरई सराय की संधि करनी पड़ी, जिसके तहत चंबल व नर्मदा नदी के सभी क्षेत्रों पर किसका अधिकार हो गया था? मराठों का अधिकार हो गया था। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों? बाजीराव प्रथम ने 1740 में हंडिया जो हरदा में है और खरगोन पर अधिकार करने हेतु आगे बढ़े, लेकिन खरगोन के रावड़खेड़ा में 1740 में क्या हुआ? खरगोन के रावड़खेड़ी में बुखार से पीड़ित होने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। और यहीं पर क्या है? इनकी समाधि है दोस्तों। यहीं पर क्या है? इनकी समाधि है। इसके बाद क्या होता है? पेशवा बाजीराव प्रथम ने 1732 ईस्वी में औपचारिक रूप से मालवा सूबा, हमने बताया था जो मालवा क्षेत्र वो होलकर, सिंधिया और पवार में बांट दिया था, जिससे क्या हुआ था? होलकर को इंदौर मिल गया था, इंदौर रियासत मिल गई थी। सिंधिया को ग्वालियर क्षेत्र मिल गया था और पवारों को धार वाली जगह मिल गई थी। ये हमारा मध्य प्रदेश में क्या होता है दोस्तों? क्या होता है दोस्तों? मध्य प्रदेश में हमारा ये कंप्लीट होता है मराठा। तो मराठा को एक बात समझ लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों मराठा को समझते हैं। तो जो पेशवा बाजीराव थे कौन थे? पेशवा बाजीराव, पेशवा बाजीराव, ठीक है। पेशवा बाजीराव ने सबसे पहले मालवा पर आक्रमण किया। कब किया था? 1722 में किया था। कब किया था? 1722 में किया था। उसके बाद क्या होता है दोस्तों? उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है? 1732 में क्या हो जाता है? जो मालवा था वो 3 भागों में बट जाता है। होलकर, होलकर को क्या मिलता है? इंदौर मिलता है, ठीक है। पवार, पवार को क्या मिलता है? धार मिलता है, धार वाला क्षेत्र मिलता है। और जो सिंधिया होते हैं, सिंधिया को कौन सा वाला एरिया मिल जाता है? सिंधिया को मिल जाता है ग्वालियर वाला क्षेत्र। कौन सा? ग्वालियर वाला क्षेत्र किसको मिलता है? सिंधिया को मिलता है। और क्या होता है दोस्तों? जो पिलाजी यादव रहते हैं, पिलाजी यादव कौन रहते हैं? पिलाजी यादव। ये क्या करते हैं? पेशवा की सहायता करते हैं। पेशवा की क्या करते हैं? सहायता करते हैं, जिसके बदले में इन्हें नरवर और शिवपुरी वाला क्षेत्र मिल जाता है। 1737-38 में क्या होता है? 1737-38 में क्या होता है? भोपाल का युद्ध होता है। कौन सा होता है? भोपाल का युद्ध होता है। भोपाल का युद्ध होता है। इस युद्ध में क्या होता है? भोपाल के नवाब मराठों से पराजित होता है, जिससे उन्हें क्या करनी पड़ती है? दुरई सराय की संधि करनी